हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग फिनिश कर दिया था, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन टर्म पर जितना भी बेस्ट क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव थे और 6-7-8 क्वेश्चन शायद लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना। तो पिछले क्लासेज में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म फिनिश हो गया था और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था उतना हमने कर दिया है, ठीक है ना। और आपका जो बोर्ड का स्टैंडर्ड है, मेरे को नहीं लगता है कि उसके दायरे से बाहर जाएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। और हम लोग करेंगे क्या कि जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो जाता है आपका, ठीक है ना, अब तो हम लोग को सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक और एडिशनल हो गया, क्योंकि ये जो बिहार बोर्ड है ये क्या किया है कि अपना किताब में से तो अपने सिलेबस में तो हटा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना। अब बच्चे भाई डर रहे हैं कि सर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन पूछेगा तो सर नहीं क्वेश्चन बनाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, इसको भी हम लोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ लेंगे तो एक बार सारा का सारा एक लेक्चर दूंगा तो सारा 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ मिल जाएगा। और एक बार 5 चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा, ये भी आपको सारा मिल जाएगा, है ना, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। बस मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि ये जो आपके पास जो 1.5 से 2 महीना का जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल है और पूरा का पूरा फोकस जो है ये आपके स्टडी पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे और आज इस टॉपिक को समाप्त भी कर लेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हेनरी लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे और टाइम मिलता है तो वेपर प्रेशर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक होगा हम लोग का, है ना, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, और टारगेट रहेगा आज इसको फिनिश करने के लिए, ठीक है ना। तो हेडिंग, मेन हेडिंग हो गया ये आपका, ठीक है ना। और हम लोग यहां पर लगा लेते हैं इस तरीके से, बात करते हैं पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में, है ना, कि सर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए जरा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या था, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखेंगे ना। सॉल्युबिलिटी कहता है कि कोई भी सॉल्यूट को, ठीक है ना, किसी सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करते हैं, जब उसको डाला जाता है, ठीक है ना, तो सॉल्यूट अपने आप को कितना ज्यादा से ज्यादा उस सॉल्वेंट में अपने आप को क्या कर ले, घुला ले, डिजोल्व कर ले, मतलब अपने आप को सोल्यूबल कर ले, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कोई भी सॉल्यूट, ठीक है ना, जब सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो वो सॉल्यूट अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट को, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उसमें डिजोल्व कर लेगा, सोल्यूबल कर लेगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को कहा जाता है क्या, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। लिख लेते हैं पहले कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए solute that can be dissolved in a particular solvent in maximum amount at the constant temperature is called solubility, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा घुला लेता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, है ना। कोई कहता है ना, कि सर
काउज क्या होता है ना, काउज ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर कोई सॉल्यूट सर डिसॉल्व कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में और वो सॉल्यूट आसानी से उसमें घुल जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक ना, सॉल्युबल होने का कारण क्या है, तो कहता है कि इसके दो ही कारण, सॉरी इसके एक ही कारण है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो है केमिकल बॉन्ड का फॉर्म करना। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व नहीं करता है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है सर, सॉल्वेंट में डालते हैं किसी सॉल्यूट को और वो सॉल्यूट सर केमिकल रिएक्शन करता है, तो केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब, कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर बात किया जाएगा तो आप ये समझ लो कि उस केमिकल रिएक्शन में जो सॉल्यूट के पुराने केमिकल बॉन्ड है, ठीक ना, वो बॉन्ड क्या करता है, टूटता है और न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, समझ लीजिए इसको कि सर यहां पर कोई सॉल्यूट है, इसको मिलाया सर सॉल्वेंट के साथ और क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया, है ना, सॉल्यूशन बन गया आपका। तो सॉल्यूट को मान लो, जैसे मान लो कि सपोज हमारा A2 है, सॉल्वेंट मान लो कि हमारा क्या है, B2 है, और बन गया क्या भाई, 2AB आपका बन गया। तो ये वाला जो हो गया मेरा सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूट। अब जरा ध्यान देना, ये जो सॉल्यूट है A और A के बीच में मान लो कि इस तरह का केमिकल बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। B2 की बात करेंगे तो B और B के बीच में बॉन्ड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और यहां पर क्या होगा भाई, A और B के बीच में क्या बन गया, कोई बॉन्ड बन गया, है ना। हम अभी पढ़ रहे हैं कि सर सोलबिलिटी का काउज क्या है, सोलबिलिटी क्यों होता है ना। तो सोलबिलिटी के काउज में बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में ये जो आपके केमिकल जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पुराने बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड बॉन्ड बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओल्ड बॉन्ड बोलते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि पुराने बंधन क्या करते हैं भाई साहब, टूटते हैं, पुराने बंधन इनके बीच का टूट गया और देखो नए बंधन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक उसी प्रकार से यहां पर इन दोनों के बीच का जो केमिकल बॉन्ड था वो टूटा, इनके बीच का केमिकल बॉन्ड टूटा, वो बना, और A और B के बीच में एक नया बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। मतलब अगर ये सॉल्यूट इसके साथ सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तभी जाके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तभी ये बात बोलेंगे कि सॉल्यूट जो है क्या हो गया, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर गया, सॉल्यूट सॉल्युबल हो गया। और कारण कि सर इनके जो मॉलिक्यूल के बीच में जो सर ओल्ड बॉन्ड है, ये ओल्ड बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है कि केमिकल रिएक्शन पर बेसिक तौर पर यही होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उतना हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर नहीं लिखने वाले हैं, बस एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि सर सॉल्युबिलिटी की अगर कोई काउज अगर आपसे पूछता है तो उसका मतलब लिखना हम लोग को यह है कि सर इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज द ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, है ना, इट इज द ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन occurs between the solute and solvent, है ना। हरी बात समझ में, कहता है कि इफ, ऐसे समझाने के लिए लिख लेना कि इफ केमिकल रिएक्शन आकर, अगर केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो समझ लेना कि सॉल्यूट सॉल्युबल हो जाएगा। और कहता है कि इफ केमिकल रिएक्शन नॉट आकर, अगर नहीं होता है तो समझिएगा कि सॉल्यूट इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब उसमें घुलेगा नहीं।
ठीक ना। तो कोई अगर आपसे पूछ रहेगा कि सोलिबिलिटी का काउज क्या है, तो बोलना कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो सोलूबल है, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सोलूबल नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो हम लोग देख रहे हैं solubility अंडर टू केसेस, अंडर टू केसेस देखेंगे, अंडर टू केसेस, दो केस में इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, अंडर टू केसेस, ठीक ना। एक केस तो भाई साहब आपका ये है, ध्यान देना कि अगर कोई लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें कोई सॉलिड को डिजोल्व करते हैं तो उसकी सोलिबिलिटी की बात होगी। उसकी सोलिबिलिटी की बात होने का मतलब यह है कि अगर कोई सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो किन किन फैक्टर से उसकी सोलिबिलिटी को प्रभावित किया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर कोई सॉल्यूट गैसियस स्टेट का हो, कैसा हो, गैसियस स्टेट का हो, और उसको हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर से प्रभावित होगा, यहां पर बोलने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो दो पार्ट में मैंने कर दिया इसको, और बोला मैंने क्या कि यहां पर हम लोग कर लेंगे, है ना, कि पहला केस तो आपको ये हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक ना। और यहीं पर हम लोग ये भी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान देना। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड जो सॉल्वेंट होगा ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये भी देख लेते हैं। एक चीज है ना, नेचर ऑफ चलो इसको हटा देते हैं, पहले इसको भी लिख लेते हैं, पहले इसके बाद बात करते हैं, है ना। दूसरा जो केस होने वाला है मेरा, है ना, वो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये दो केसेज है, ये दो केसेज में हम लोग को पढ़ना है। अब बात ये कि सर अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, घुलनशील अगर हो रहा है तो उसको, उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी घुलनशीलता को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करेगा, है ना। ठीक है, तो यहीं पर लिख लेते हैं इसको, प्रभावित करने वाला फैक्टर, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब इस सॉल्यूशन के लिए, है ना। मतलब किस केस में कि अगर कोई हमारा सॉलिड जो सॉल्यूट है किस में हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसकी बात करेंगे। पहला फैक्टर जरा ध्यान देना, देखो कहता है कि सबसे पहले बात किया जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूट है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में जो सॉल्यूट पाया गया, जैसे नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर चीनी हो गया एक तरफ, शुगर और एक वाटर हो गया, तो शुगर जो है क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पता है आप लोग को, ठीक है ना। तो उसकी बात हो गई, है ना। इस तरह का एग्जांपल, नमक हो गया, पानी का घोल हो गया, है ना, पानी नमक का घोल हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने इस फैक्टर को, इस केस को अफेक्ट करने, पहला फैक्टर जो होता है उसका नाम होता है, लिख लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। कि भाई अगर तुम जिसको मिला रहे हो उसका नेचर क्या है, किसका नेचर, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उसकी बात करने के लिए, है ना। तो ये कहता ये है कि अगर सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के दोनों अगर पोलर नेचर का होगा तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व कर जाएगा। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करेगा, मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा। यानी कि नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट कैन बी
dissolve in polar solvent and vice versa, वाइस वर्सा का मतलब यह होगा कि नॉन पोलर में डिजोल्व करेगा, अब पोलर में डिजोल्व करेगा। पहला फैक्टर देख लिया। इसी की बात करें अभी हम लोग, ये वाला की बात नहीं कर रहे हैं, अब इसी का दूसरा इसका फैक्टर देख लो, होता है टेम्परेचर। कि सर टेम्परेचर पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा सर? तो जरा ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बोलने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ भी सकता है और सोलिबिलिटी घट भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई साहब जो केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो केमिकल रिएक्शन का नेचर कैसा है। अगर केमिकल रिएक्शन इंडोथर्मिक अगर हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो आप ये समझ लेना कि तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना सोलिबिलिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही सोलिबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपको ये बात पता होना चाहिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ली चैटलियर प्रिंसिपल है जिसमें वो बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नेचर का है, ठीक है ना, और उसमें इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग की बात होती थी, तो बताया गया था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और इंडोथर्मिक होगा टेम्परेचर, इंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होगा तो हाई टेम्परेचर क्या होता है, फेवरेबल होता है। मतलब यहां पर सोलिबिलिटी के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह बात तो बोलना पड़ेगा कि सर अगर केमिकल रिएक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, कौन से सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूट जो सॉलिड स्टेट में हो रहा है, तो सॉल्यूट जब हमारा लिक्विड सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है और उस रिएक्शन का नेचर अगर आपका हो गया कैसा भाई, इंडोथर्मिक, तो उस केस में हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर केमिकल रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी घट जाएगा। मतलब लो टेम्परेचर विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में? चलो लिखते हैं यहां पर टेम्परेचर के केस में, तो यहां पर मैं देता हूं कि इफ, है ना, इफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉलिड सॉल्यूट and solid and liquid solvent is, ध्यान देना, अगर इंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगी। मैंने सोलिबिलिटी को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं थोड़ा समझ लेना बात को। सोलिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ए से, है ना। अगर रिएक्शन कैसा होगा, इंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और अगर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया मेरे भाई, एक्सोथर्मिक हो गया, तो उस केस में सोलिबिलिटी, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, दो फैक्टर मैंने डिस्कस कर दिया। किस केस में पढ़ रहे हैं, ये केस 1 पढ़ रहे हैं, इसको लिख लेते हैं यहां पर। केस 1 हो गया तुम्हारा यहां पर, और ये तुम्हारा केस 2 हो गया। अभी हम लोग बात करें किसका, केस 1 का, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, इसी के केस में केस 1 का ही कुछ फैक्टर और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। तीसरा जो फैक्टर है उसका नाम होता है प्रेशर। क्या होता है मेरे भाई, प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में सोलिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, प्रेशर। तुम प्रेशर को बढ़ाओ या प्रेशर को घटाओ, अगर हमारा सॉलिड स्टेट वाला है और लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो प्रेशर के घटाने से या प्रेशर के बढ़ाने से सोलिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, 3 फैक्टर देख लिए, नेचर ऑफ क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
नेचर ऑफ क्या थी, टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया। आ रही बात समझ में? चलिए अब बात करेंगे केस 2 वाला का, है ना। ये केस 2 में था कि सोलिबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसमें जो फैक्टर प्रभावित करेगा, है ना, कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको जो फैक्टर अफेक्ट करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग, इसका जो पहला जो फैक्टर है, इस तरह से डॉट करके लिख दे रहा हूं मैं, है ना, ध्यान देना। यहां पर भी सेम चीज, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जरा ध्यान देना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यहां बोलने का क्या मतलब है, हमारा भाई सॉल्यूट क्या है, गैसियस स्टेट में है, और अगर कोई सॉल्यूट यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर यह कहने का मतलब है कि वैसा गैस जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कर ले तो वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी कि जब उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे तो डिजोल्व कर जाएगा। और वैसा गैस जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे पानी के साथ O2 का रिएक्शन करवाओ, पानी के साथ H2 का रिएक्शन करवाओ, पानी के साथ हीलियम का रिएक्शन करवाओ, ये सब गैस क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो भाई ये O2 गैस जो हमारा सॉल्यूट होगा इसमें डिजोल्व नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, कुछ गैस इस तरह से मिलेंगे आपको, जैसे देख लो, जैसे CO2 हो गया, पानी के साथ इसको मिलाओ, ये हमारा गैस कौन सा कह रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो कहता कि अगर ये गैस इस वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो जाकर के ये गैस वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ये बन जाएगा H2CO3, है ना। अमोनिया गैस है, NH3 है, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, NH4OH बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये गैस वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन किया तो ये गैस वाटर में जाकर के सोल्यूबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस केस में बात करने की बात हो रही है। इसका मतलब ये कि वैसे गैस जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, समझ लीजिए कि वो जो है डिजोल्व होगा, सोल्यूबल होगा, और जो गैस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं वो गैस वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है ना। लिख लेंगे यहां पर, दोज gaseous solute react with water, then soluble, and those gas ऐसे करके लिखना पड़ेगा, है ना, इसको हटाता है, छोटा पड़ जा रहा है ना। Those gaseous solute react with water, then soluble, and those gaseous solute not react with water are not soluble, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, हीलियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करा, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं होगा तो लिखेंगे इसके बारे में, नॉट सॉल्युबल इन H2O।
लेकिन वही अगर CO2 ले लिया, वाटर में रिएक्शन करवाया, तो ये CO2 गैस वाटर के साथ रिएक्शन कराया, H2CO3 बना, रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन हो जा रहा है, टेक्स प्लेस, तो बोल सकते हैं कि यहां पर जो CO2 होगा सॉल्युबल इन क्या, वाटर। आ रही बात समझ में? तो ये था केस नंबर 2 का पहला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फैक्टर और है, फैक्टर नंबर दूसरा, ध्यान देना, टेम्परेचर। कि सर टेम्परेचर ऐसे कर रहा था ना, टेम्परेचर यानी कि अगर कोई आपका क्या है, गैसियस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर टेम्परेचर चेंज करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी जो होता है गेट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। मान लो कि यहां पर एक कंटेनर है इस तरह से, और यहां पर हमारा लिक्विड क्या है, ये लिक्विड जो है इसमें भरा पड़ा है, और कोई हमने क्या कर लिया, ये हमारा ये गैस मॉलिक्यूल है, ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है ना। अगर इस पर हम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो गैसियस सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, केमिकल रिएक्शन करेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी नेक्स्ट फैक्टर भी पढ़ेंगे कि प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। लेकिन बात करें कि सर अगर तुम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, है ना, तो सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो चीज तुम मानते हो कि ये हमारे पास क्या है भाई, ये जो है आपके गैस मॉलिक्यूल है, ये क्या आपके गैस मॉलिक्यूल है, और आपको पता है कि ये गैस है, ये क्या आपका लिक्विड है। लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस की तुलना में ज्यादा होता है। जब तुम हीट करोगे, गैस मॉलिक्यूल तो ऐसे ही रैंडम मोशन में मूव करता रहता है, आपको पता है इसका मूवमेंट जहां तहां रैंडमली मूव करेगा, क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, नहीं के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल वांडरिंग मॉलिक्यूल जैसे तैसे घूमते रहते हैं। ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात पर, हमने जब यहां इसको हीट किया भाई साहब, तो हीट करेंगे तो हीट करेंगे मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसकी गैस मॉलिक्यूल की भाई साहब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये तो ऐसे ही क्या करते इधर तो घूमता है, और थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये और क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट करके ये वाटर को छोड़ करके भाग जाएगा। कुछ देर के बाद वाटर भी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी वेपर बन के बाहर हो जाएगा, समझा रहे ना। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो हमारा गैसियस जो सॉल्यूट है, इस गैसियस सॉल्यूट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, वाटर के सरफेस को छोड़कर निकल जाएगा, मतलब कि ये इसके कांटेक्ट में रहेगा तब ना भाई, केमिकल रिएक्शन करने के लिए मिलना पड़ता है। और ये हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले ही छोड़कर भाग जाएगा। तो आपको लगता है कि इसके साथ सोल्युबिलिटी होगा, इसका सोल्यूबल होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं होगा। इसलिए ठीक है ना, इसलिए कहने का मेरा मतलब यह है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। जबकि सॉलिड के साथ ऐसा नहीं था, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता भी था, बढ़ता भी था। यह डिपेंड कर जाता था कि हमारा सॉल्वेंट के साथ जो रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन का नेचर कैसा था, है ना। अगर इंडोथर्मिक था तो टेम्परेचर बढ़ाते थे, सॉल्युबिलिटी बढ़ता था। एक्सोथर्मिक था, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसके केस में नहीं, कि अगर कोई सॉल्यूट गैसियस हो और लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बस ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, बस एक लाइन हो गया, ठीक है ना। क्रैश कोर्स है, इसका हम मर्यादा को पालन करना पड़ेगा, इसके बाउंड्री लिमिटेशन को कोर्स के। चलिए, इसके बाद होता है एक और फैक्टर होता है जिसका नाम होता है प्रेशर, है ना, ध्यान देना, ये एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा, यही इसका स्पेशल केस है, ठीक ना। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, अभी इस बात को ध्यान देना कि ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है ना, लिक्विड सॉल्वेंट।
और ये हमारे पास ये क्या है भाई, ये हमारा गैसियस क्या है, सॉल्यूट है, ये हमारा गैसियस सॉल्यूट है। यहां पर एक स्लाइडिंग पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक ना। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे ये गैस मॉलिक्यूल वाटर के कांटेक्ट में आएगा, है ना। प्रेशर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और जैसे ही डिक्रीज करेगा तो उसका ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह से लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है ना, जब इस पर गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये दायरा मेंटेन कर लेगा, मतलब गैस को लगेगा कि अरे हम भी लिक्विड के जैसा ही हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब हम में और लिक्विड में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर मिसिबल हो जाएंगे, है ना। सिंपल बात है, गैस पर प्रेशर लगाएंगे, गैस वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, ये केमिकल रिएक्शन होंगे और वो गैस क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। डिटेल मतलब डिटेल और बोलना है तो तुम बोल सकते हो डीपली कि सर ये गैस मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, ये लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, इधर से प्रेशर लगाया, इधर से प्रेशर लगाया, ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और ये गैस मॉलिक्यूल फील करेगा कि अरे जैसा लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था, वैसा ही हमारे, तो इसमें और इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो प्रेशर लगाने से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जस्ट बिहेव लाइक लिक्विड एंड बोथ लिक्विड आर मिसिबल इन नेचर, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि सर प्रेशर बढ़ाने से क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर कि सर जब हम प्रेशर लगाएंगे, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ gaseous solute in liquid solvent will be increases। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये खत्म हो गया कि सोलिबिलिटी क्या है, और सोलिबिलिटी दो केसेस में स्टडी किया, और दूसरी बात कि सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करता है, किस किस केस में प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलो और इसका एक स्पेशल केस है इसी का, है ना, वो देखते हैं। उसका नाम है हेनरी लॉ। क्या नाम है मेरे भाई, हेनरी लॉ। तो देखते हैं हम लोग हेनरी लॉ के बारे में, इसको बढ़ा लेते हैं आगे, है ना। चलो हेडिंग लगाओ, हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है, पहला पॉइंट तो लिख लेंगे इसके बारे में, है ना, कि कोई भी अगर गैस है, कोई भी गैस है, अगर वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, तो वो किस नियम पर बेस्ड होता है, किस नियम पर आधारित होता है, उस नियम को बोलते हैं क्या, हेनरी लॉ। कोई गैस अगर लिक्विड सॉल्वेंट में घुल रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, तो उसके पीछे का नियम क्या है, किस नियम पर काम करता है भाई, तो हेनरी के नियम पर काम करता है, ठीक ना। क्या कहता है ये नियम, जरा समझ लीजिए। कहता है, ये नियम कहता है कि कोई हमारा वेसल से कंटेनर है, इसमें हमारा कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, सर क्या है मेरे भाई, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, और इसमें जो है ये हमारा छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, गैसियस सॉल्यूट हैं सर, ठीक ना। और इस गैसियस सॉल्यूट पर हमने क्या किया सर, एक प्रेशर क्रिएट किया। यहां पर एक स्लाइडिंग पिस्टन बना दे रहे हैं हम लोग, ठीक ना, और इस स्लाइडिंग पिस्टन पर एक प्रेशर क्रिएट किया हमने, ठीक ना। जैसे ही इस पर प्रेशर लगाएंगे, अभी पढ़ा था मैंने, ये इसमें डिजोल्व करेगा, और डिजोल्व करने के बाद क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक ना। हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी भी गैस पर जब प्रेशर लगाया जाएगा तो उस गैस की, उस वाटर में उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। प्रेशर जो इस गैस पर अप्लाई करेंगे, ये जो प्रेशर होगा इस गैस मॉलिक्यूल के जो मोल होगा, ठीक ना, उस मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी तुम जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे
उतना ज्यादा इसका मोल बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इसका मोल बढ़ेगा उतना ज्यादा ये गैस वाटर में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल हो गया। ठीक है ना। तो दो बातें इस पर याद रखना हम लोग को, दो बातें ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, जरा ध्यान दीजिए। ध्यान रखना है हम लोग को, पहला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहले एनी गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज soluble is based on the हेनरी लॉ। कोई भी गैस लिक्विड सॉल्वेंट में अगर घुल रहा है तो उसकी सोलिबिलिटी किस पर आधारित होती है मेरे भाई, हेनरी के नियम पर, है ना। क्या कहता है हेनरी का नियम, ये देखते हैं। हेनरी लॉ स्टेट दैट कहता है कि, क्या कहता है, थोड़ा सा इन्वर्टेड का मैं ऐसे लिख लेना यहां से, है ना, कि किसी भी गैस पर लगाया गया प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन बोलो चाहे मोल बोलो चाहे अमाउंट बोलो, बात सेम ही है ना। कोई भी गैस पर जब प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही वो गैस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलना होगा तो बोलेंगे क्या, द प्रेशर अप्लाइड, रेट से दिख रहा है क्या, चलो द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस is directly proportional to the mole fraction of the gas। इन्वर्टेड का मैं इस तरह से बंद कर लो, है ना। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कि सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसी चीज को लिख सकते हैं कि द अप्लाइड प्रेशर ऑन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अभी मैंने बताया था आपको कि सर कि कोई भी सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में अपने आप को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व कर जाए, मैक्सिमम अमाउंट को क्या कर ले, डिजोल्व कर ले। तो यहां पर जब अमाउंट की बात हो गई तो अमाउंट को कौन मेजर करता है, मोल मेजर करता है। आपको पढ़े होंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट और मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का ऐसा यूनिट होता है। ठीक ना। चलो मैथमेटिकली हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, इस नियम को पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। लेट कर लिया कि सर यहां पर एक कंटेनर है सर, है ना, और इस कंटेनर में सर एक लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, और कोई भी सॉल्वेंट लिक्विड का नाम दे दे तो अच्छी बात, नहीं देगा तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या, H2O। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसको हमने सॉल्वेंट कंसीडर किया। ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यहां पर जो है सर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सर, ये गैस के क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं। इस गैस पर हमने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर P है। तो इसमें दो चीज हो गया, इस सॉल्यूशन में दो चीज, H2O सॉल्वेंट, ये जो गैस है ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इस सॉल्यूट का जो मोल है मान लिया Na, और यहां पर सॉल्वेंट का जो मोल है ये मान लिया NH2O मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, भाई बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये हमारा गैस और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया ये वाला गैस, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हमेशा हम A से कंसीडर करते हैं और हम लोग सॉल्वेंट को हमेशा B से। तुम Na ना लिखना चाहता हो तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है, यहां पर तुम गैस ही लिख लो तो ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या कहता है ये हमने कंसीडर कर लिया। पी क्या है भाई, प्रेशर है। एन गैस क्या है, मोल ऑफ गैस है। NH2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। चलिए, इसलिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के नियम के अनुसार क्या बोलेंगे, प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बाबू, गैस। मोल फ्रैक्शन ही गैस काहे लिए, सॉल्वेंट काहे नहीं लिए, क्योंकि गैस को सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है, तो गैस के अमाउंट की बात होगी, गैस की मोल की बात होगी। आ रही बात समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, P बराबर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड KH। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, KH। इसी को कहता है हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। और ये हो जाएगा आपका X गैस। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये तो आपको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। X गैस बराबर क्या हो जाएगा, इस कंटेनर में N गैस NH2O, टोटल मोल की बात करेंगे, जरा बताना, टोटल मोल की अगर बात करें तो कितना भाई, N गैस अब प्लस कितना NH2O। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलिए जरा सा। अच्छा कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टोटल मोल कितना, N गैस NH2O। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सर कि X गैस मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन किसका होगा। अगर गैस का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो जिसका पूछेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मोल N गैस प्लस कितना NH2O लिख सकते हैं ना। तो X गैस का वैल्यू यहां पुट कर दो तो यहां पर फाइनली P इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू N गैस डिवाइडेड बाई N गैस प्लस कितना NH2O। ये हो गया आपका फॉर्मूला। कौन सा, किसका फॉर्मूला, हेनरी का नियम है ना। तुम यहां पर लिख सकते हो इक्वेशन 1 मतलब बोल दो, लिख दो यहां पर क्या, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं आगे। देखो बात कर रहे हैं कि सर अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, है ना, तो बोलेंगे क्या, फॉर हेनरी लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो आपको तो पता है ना भाई कि सर अगर बात करेंगे कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। समझा रहा बात। तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर दिए इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मच मच लेस देन क्या, सॉल्वेंट के मोल, वाटर के मोल से क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए N गैस प्लस NH2O जो होगा ये लगभग बराबर NH2O के बराबर होगा, क्योंकि ये भाई सब क्या है, बहुत कम मात्रा में है ना। तो इसके तुलना में ये बहुत ज्यादा ना हो गया और ये बहुत कम, तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है ना, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। इसीलिए हेनरी लॉ का क्या था भाई, KH इंटू N गैस डिवाइडेड बाई N गैस प्लस कितना NH2O। इसको लिख सकते हैं कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसकी कहानी खत्म। तो क्या हो जाएगा मेरा, P इक्वल टू KH इंटू N गैस डिवाइडेड बाई कितना NH2O हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हम लोग को पढ़ना भी है सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। क्लियर हो गया। अब क्या क्या इसका टर्म है जरा देख लेते हैं। वेयर
ऐसे करता हूं मैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखता हूं, है ना। वेयर, ध्यान देना, एन गैस क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक ना। NH2O क्या है, मोल ऑफ वाटर। और जरा ध्यान देना, NH2O का वैल्यू तुम ले लेना कितना, 55.55। कल कैलकुलेट किया था, ठीक ना, कल निकाला था कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो मोल पर लीटर या मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर, है ना। तो मोल इसका कंसीडर किया था 55.5। कल देखना, कल के पिछले वाले लेक्चर में ये आपको मिलेगा, है ना। तुम NH2O की जगह सीधा सीधा एन गैस डिवाइडेड बाई 55.55 पुट कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया भाई, केच, इसको बोलते हैं हम लोग हेनरी कांस्टेंट, या कोई लोग बोलता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, है ना, बुक में भी लिखा हुआ इस तरह से, तो ये बोलता है। इसमें आता है कि सर स्टार देखे, यूनिट ऑफ केच, हेनरी कांस्टेंट का सर यूनिट क्या होगा, जरा ध्यान देना, ध्यान देना। एन गैस कट जाएगा, NH2O ये भी मोल, ये भी मोल, मोल बट्टा मोल खत्म, तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा नंबर देख लो भाई, यहां पर P बराबर, समझा देता हूं, लिखूंगा नहीं, है ना। P बराबर KH इंटू एन गैस डिवाइडेड बाई कितना, NH2O। ये भी, इसका भी यूनिट क्या, मोल, इसका भी यूनिट क्या, मोल। मोल मोल खत्म, कितना, कोई नंबर आ जाएगा, और नंबर का यूनिट नहीं होता, नंबर यूनिट लेस होता है। और इसके साथ साथ KH में 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू कितना, P बराबर कितना हो जाएगा, KH। मतलब KH का यानी कि हेनरी कांस्टेंट का वही यूनिट होगा जो यूनिट क्या होगा, प्रेशर का होगा। आ रही बात समझ में। तो इसको लिखेंगे नहीं, अब इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात बोल देते हैं यहाँ पर, ज्यादा कॉपी मोटा करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पर लिखेंगे यूनिट ऑफ KH जो होगा सेम एज यूनिट ऑफ क्या मेरे भाई, यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज ATM हो सकता है, बार हो सकता है ना। इसके बाद पास्कल हो सकता है, इट इज टॉर हो सकता है, MM ऑफ HG हो सकता है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लिखना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया करना मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि YouTube पर आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा, है ना, नोट्स नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कोचिंग का ऐप है ना, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप है PINNACLES, पिनेकल्स, ठीक है ना। इसको आप डाउन करना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग कल ही परसों लॉन्च किए थे, ठीक है ना। वहां पर 299 में कोर्स खरीदना है, क्रैश कोर्स का, चाहे तुम हिंदी मीडियम पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो, और उस पर सारा नोट्स जो है, PDF जो है, सारा कुछ टेस्ट सीरीज जितना भी चीजें हैं वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो बोल रहा था मैंने, है ना। इसको मैं हटाता हूं यहां से। देखो दूसरा स्टार पॉइंट लिखना है यहां पर कि सर सोल्युबिलिटी KH की वजह से कैसे प्रभावित होती है ना। तो लिख लेना, द वैल्यू ऑफ KH ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। KH का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। अलग अलग गैस है तो उसका KH का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक ना। ध्यान रखना इस बात का कि KH जो होता है, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू भी क्या करेगा, आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल में अगर मैं बात कर लूं, ओवरऑल अगर इसको मैं सोल्युबिलिटी से रिलेट कर दूं, ज्यादा अगर मैं किससे रिलेट करूं, सोल्युबिलिटी से, तो कोई पूछेगा कि बताइए सर किसी गैस का
हेनरी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगा या कम। अभी अभी आपको मैंने बताया था, ध्यान रखना कि जो सोलिबिलिटी जो होता है सर, सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। यानी कि और टेम्परेचर KH का कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि सर ये हमारा KH हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा और KH बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ आ रहा बात को, बोलो समझ आया। मतलब ओवरऑल मैं लिख देता हूं कि सर सोलिबिलिटी जो होगा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH हेनरी कांस्टेंट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली का रिलेशन है। ये बढ़ेगा भाई साहब तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपका हेनरी का लॉ पढ़ लिया हम लोग। तो ये जो स्टार पॉइंट करके जो लिखा है, इसको आपको जब क्वेश्चन पूछे तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पूछता है स्टेटमेंट की हेनरी लॉ क्या है और हेनरी के नियम का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना, वो सारी चीजें। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टार पॉइंट इसे दे देना करके है ना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। तो यहां पर पहला एप्लीकेशन, मतलब इसका कहने का मतलब है, एप्लीकेशन बोलने का मतलब है कि हेनरी लॉ आपको कहां कहां दिखने को मिलता है, कौन कौन ऐसा फिनोमेना है जो हेनरी लॉ से क्या है, रिलेटेड है। पहला चीज सुनो ध्यान से, एक ही बार लिख दूंगा। कोई भी गैस है, पहला बात कि कोई भी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में सर अगर डिजोल्व कर रहे हैं तो वो हेनरी के नियम पर आधारित है सर। मतलब ये कि सर अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वो गैस लिक्विड सॉल्वेंट में क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। पहला कि दूसरा चीज, जितने भी प्रकार के ये जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, में स्प्राइट, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप जितने भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि CO2 को क्या करता है, वेरी हाई प्रेशर पर उसको टाइटली पैक किया जाता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं है ना, उसमें कौन सा गैस रहता है, CO2। तो CO2 को नॉर्मल नहीं, जैसे मान लो कि ये बोतल अगर है ना, और इसमें पानी, इसमें CO2 को क्या करना है, डालना है, तो बहुत हाई प्रेशर पर डालते हैं और इसको टाइटली पैक किया जाता है ताकि वो आसानी से इसमें क्या कर सके, घुल सके, ठीक ना। और जैसे ही यहां से अगर हम लोग बोतल का ढक्कन क्या करते हैं भाई, ओपन कर देते हैं, तो प्रेशर हो जाता है लो। और आपको पता है कि गैस जो होते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, तो जैसे ही खोलोगे इस तरह का एक आवाज निकलता है, सुनोगे ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो गैस जो है बाहर निकल गया, मतलब प्रेशर लो हुआ। अब वो सॉल्वेंट में भाई साहब घुलने के नाम नहीं ले रहा, वो जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना। दो चीजें। तीसरी बात, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतरोही जिनको बोलते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पर जो है ट्रेवल करते हैं है ना, अपनी डेस्टिनेशन को, होता है ना कि भाई बड़ा पर्वत पठार पे घूमने का मन है, वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उनका दम फूलने लगता है, ठीक ना। उनके शरीर में जो क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो हमारा लिक्विड चीज होता है, ब्लड कैसा होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। और ऊपर जा रहे हैं तो सांस लेंगे, तो सांस लेते हैं तो क्या अंदर जाता है भाई, ऑक्सीजन जाता है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेयर पे जाओगे, हाई एटमॉस्फेयर, हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे, उस एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तुम्हारा लो हो जाता है। प्रेशर क्या होने लगता है भाई, कम। तो O2 का ब्लड में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटने लगता है ना। यानी कि ब्लड में जब घुलता है तो ही जाकर के वो ऑक्सीजन जाकर के जो हमारा एल्वियोलाई होता है लंग्स में, वहां पर जाकर के डिजोल्व होता है और आसानी से हमारे लंग्स के सेल को, जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलता है। अब होता है कि भाई ब्लड में ये तो घुल ही नहीं पा रहा है, ये मिल ही नहीं पा रहा है। काहे नहीं मिल पा रहा भाई, क्योंकि प्रेशर क्या है, लो है। हाई प्रेशर रहता तो आसानी से डिजोल्व होता, आसानी से सांस ले सकते थे। ग्राउंड स्तर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें किसी प्रकार का सफोकेशन नहीं होता, दम नहीं घुटता, क्योंकि आसानी से ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा चीज आपको बता दिए। चौथा बात देख लो, चौथा बात यह था कि गोताखोर जो होते हैं, स्कूबा डाइवर जो होते हैं,
ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि जैसे ही पानी में छलांग लगाते हैं, ठीक है ना, पानी में जैसे ही छलांग लाते हैं, जैसे समुद्र के नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो उस समय प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है। इसलिए आसानी से गैस जो होता है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो गैस आसानी से क्या होता है, डिजोल्व होते जाता है, ठीक है ना। इस वजह से उसको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे गोताखोर ऊपर की तरफ निकलता है, यानी कि ग्राउंड से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अब जैसे ग्राउंड बोलेंगे धरती नहीं समझना, वाटर के अंदर गया तो ये हमारा एक सतह हो गया, इसके तुम नीचे जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, गैस जो है आसानी से सोल्यूबल होगा। लेकिन यहाँ पर, यहाँ से गया यहाँ पर, अब फिर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। वहां पर एक फिनोमेना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक फिनोमेना होता है, एक मेडिकल टर्म है जिसको बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं हम लोग, बेंड्स बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो सोल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज कर जाती है, सोल्यूबल नहीं होता, और वो क्या करता है कि बबल के रूप में निकलता है। और वो क्या करता है कि ये जो हमारा आर्टरी है, ब्लड आर्टरी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करता है कि ये बबल के रूप में स्टोर होने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसके वाल पर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है ना, जो कि बहुत पेन होता है, समझे ना, दर्द काफी होता है। और इसी मेडिकल टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंड्स बोलते हैं। कभी कभी ये बहुत सीरियस केसेस भी हो जाते हैं जिसके दौरान गोताखोर को डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलो यही 3-4 पॉइंट है, लिख लेते हैं फटाफट इसको, है ना। तो एप्लीकेशन में अगर हम बात करेंगे, है ना, अगर एप्लीकेशन में बात करेंगे हम लोग तो पहला एप्लीकेशन लिख लेना इस तरह से कि सोल्युबिलिटी ऑफ, ये पहला स्टेटमेंट में लिखा था, एनी गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज बेस्ड ऑन, बोलो क्या, हेनरी लॉ। दूसरा पॉइंट लिख लेना, इधर देता हूं मैं, है ना। इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, द CO2 गैस dissolve in liquid at very high pressure, प्रेस कर दिया, प्रेशर, ठीक ना। तीसरी बात लिखना, ऑनगोइंग हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर become low, atmospheric pressure become low and causes low solubility of oxygen in blood, है ना। और इसकी वजह से एक टर्म होता है, एक डिजीज जिसको बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म है, उसको बोलते हैं एनोक्सिया। क्या हो जाता है मेरे भाई, एनोक्सिया। ये जो एनोक्सिया का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड गेट डिक्रीजेज, है ना। क्या करेगा, डिक्रीज कर जाता है। 3 पॉइंट हो गया, बस हो गया। एक पर और भी लिख सकते हो, गोताखोर वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रैश कोर्स से ज्यादा करना है तो आपसे जब भी पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा कि हेनरी लॉ क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आपको बोलना है कि हेनरी लॉ, पहला स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड सॉल्वेंट में हेनरी लॉ पर आधारित है।
दूसरा पॉइंट, हेनरी का नियम यह कहता है, हेनरी लॉ स्टेट कहता है कि किसी भी गैस पर लगाया गया जो प्रेशर होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहां से एक डेरिवेशन आएगा जो आपको बताया था, P बराबर KH इंटू एक्स गैस होता है, और इसके बदले में मैंने पीछे बता दिया, उसको लिख लेना, KH इंटू एन गैस बटा में कितना NH2O, सीधी सीधी बात डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ठीक है ना, वो कर देना, हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। और इसके बाद तुम क्या करना, एप्लीकेशन लिख देना, कोई दो, ज्यादा नहीं, 4 नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ 2 एप्लीकेशन आप लिख लेना। एक एप्लीकेशन ये वाला तो शुरू से पढ़ना, ये 2 3 इतना पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया इधर, है ना। हेनरी लॉ क्या था, हेनरी लॉ एप्लीकेशन का एक छोटा सा लेक्चर था, मैंने सोचा इसको बना दूं, इसको खत्म कर दूं, ठीक है ना। अब क्या करना है, आगे और पढ़ेगा सब, देख लेते हैं टाइम टेबल, थोड़ा रुक जा, छोड़ो हटाओ, 1 घंटा टाइम पूरा गया है ना, ज्यादा करना नहीं है, टेंशन नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, ठीक है ना। ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट पूछेगा, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो पूरा स्टेटमेंट, पूरा हेनरी लॉ का डेरिवेशन, केएच क्या है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है नहीं करता है, उसका पूरा एप्लीकेशन लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा। और अगर पूछता है कि सिर्फ हेनरी लॉ क्या है, शॉर्ट में 2 नंबर में, तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और 2 एप्लीकेशन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो ठीक, आज छोड़ देता हूं यहीं तक, ठीक है ना। ज्यादा क्या है ना, आदत है थोड़ा सा ज्यादा बोलने का, है ना, तो टाइम ज्यादा लग गया, हालांकि इसका टारगेट कुछ और था, इसको खत्म करके कुछ और करना था, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और एक बात बोलेंगे, बढ़िया से भाई पढ़, है ना, पढ़ाई में ही सब कुछ है, बढ़िया से पढ़ ले लिख ले, फिर इसके बाद लाइफ एकदम झिंगा लाला की तरह एंजॉय करना। अभी खास करके जो है 2 महीना 2.5 महीना जो तेरे पास टाइम है भाई, इसका एकदम बढ़िया से इस्तेमाल करो, है ना। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना।